हेलो गाइस, ये सॉलिड स्टेट की पहली वीडियो है और अब एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। और इसमें सबसे पहले आपको लगातार, जैसे हमने सॉल्यूशन में अंडरलाइन लगातार की थी, वैसे ही आपको इसमें भी लगातार अंडरलाइन करनी है। बहुत कुछ खास खास चीज़ें हैं और एक और आसान चैप्टर में आपका स्वागत है। बहुत सिंपल चैप्टर, कोई ज़्यादा इसमें क्रिएटिविटी नहीं, न्यूमेरिकल सेक्शन है। तो देखना एक बार ध्यान से। तीन स्टेट होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसमें ना तो आपको लिक्विड के बारे में पढ़ना है ना गैस के बारे में पढ़ना है, सिर्फ सॉलिड के बारे में। तो वी नो दैट लिक्विड एंड गैस आर द फ्लूइड्स बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू फ्लो. The fluidity is in both of these states is due to the fact that molecules are free to move about. On contrary, यहाँ पर अगर इसका अपोजिट देखें तो constituent particle in solid have fixed position and can only oscillate about their mean position. This explain the rigidity in solid. यानी अपनी ही जगह पर ये सारे के सारे जो पार्टिकल हैं वो अपनी ही जगह पर एक फिक्स पोजीशन में ओसिलेट करते रहते हैं। यानी ये देखो, इसके पार्टिकल बिल्कुल पास पास होंगे सॉलिड के, और ये अपनी ही जगह पर, बिल्कुल अपनी ही इस फिक्स जगह पर क्या करेंगे, ओसिलेट करेंगे। ठीक है, ये अपनी जगह पर। तो इसे कहते हैं, ये एक्सप्लेन कर देता है कि रिजिडिटी की, सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। ठीक है, ये इन टेक्स्ट 1.1 का आंसर है आपका, जो इस कलर में दे रखा है। द कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल इन सॉलिड हैव फिक्स पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, दिस एक्सप्लेन द रिजिडिटी इन सॉलिड। तो ये इन टेक्स्ट 1.1 लगातार इसके कॉन्टैक्ट में रहना। एनसीईआरटी के अगर आप इनको सॉल्व कर पा रहे हो तो ये लगा लो, बहुत इजीली आप इसके नंबर ले लोगे। देखो ये इन टेक्स्ट का 1.1 है। ठीक है, तो पहले का आंसर है वाई आर सॉलिड रिजिड। तो ये रिजिड क्यों होते हैं, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर थी कि ये रिजिड इसलिए होते हैं कि इसके पार्टिकल फिक्स पोजीशन पे होते हैं। ये फिक्स पोजीशन पे अंडरलाइन करना, और ऑसिलेट करते हैं अपनी ही मीन पोजीशन, उसी जगह पर ये वाइब्रेट करते रहते हैं, ऑसिलेट कर सकते हैं अगर इसको गर्म के करे तो इस सेक्शन में ये सॉलिड स्टेट में हम सॉलिड वाली स्टेट को पढ़ेंगे डीपली। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक दिखा रखे हैं सॉलिड स्टेट के, वही जो हमने 9th-10th क्लास में पढ़े थे। दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इतनी कम होती है कि ना के बराबर, बहुत ही पास पास में होते हैं। ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कह सकते हो आपस में इनका। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। देयर कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, आयन हैव फिक्स पोजीशन एंड कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। अभी भी उसी बात को बोल रहे हैं, दे आर इनकम्प्रेसिबल, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, और ये रिजिड, हार्ड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से खेल की शुरुआत होती है। अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी सॉलिड दो तरह के होते हैं, एक अमोर्फस और एक क्रिस्टलाइन। अमोर्फ, अमोर्फ यानी जैसा कि नाम ही इसका इंडिकेट कर रहा है, अमोर्फ का मतलब होता है जिसकी कोई शेप ना हो। अमोर्फस, नो शेप। ठीक है ना, नो शेप या फिर नो फॉर्म, जिसकी कोई फॉर्म ना हो तो अमोर्फ, यहाँ से ये निकला था, ये अमोर्फ, नो फॉर्म, जिसकी कोई फॉर्म नहीं होती। क्रिस्टलाइन वो होते हैं जिनकी क्या होती है, फॉर्म होती है। और अगर सिंपल डिफरेंस इनका बताएं क्रिस्टलाइन और एमोर्फस का, तो आप देख पाओगे कि जो क्रिस्टलाइन है, ये देखो, इस चीज़ को अपने दिमाग में रखते हुए आगे की चीज़ समझना, ये क्रिस्टलाइन है और दूसरे हैं एमोर्फस, जिनकी कोई फॉर्म नहीं होती। एमोर्फस, क्रिस्टलाइन में बिल्कुल रेगुलरली ये पार्टिकल अरेंज होंगे इस तरीके से। ठीक है ना, मैं इसको बिल्कुल सीधी सीधी सी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, तो उसको ध्यान से देखना। क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में क्या डिफरेंस है। क्रिस्टलाइन में जो पार्टिकल होते हैं एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक रेगुलर पैटर्न आपको दिखाई देगा इसका। ठीक है, लेकिन एमोर्फस में कोई फॉर्म नहीं होती, तो ये इरेगुलर होते हैं, इधर उधर। कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एमोर्फस होते हैं, तो प्लास्टिक, रबर। और इसके एग्जाम्पल में कौन कौन से ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रेगुलरली पैटर्न में होते हैं, NaCl, ठीक है ना, KCl,
आयरन का एटम के अंदर आप देखोगे तो एटम बिल्कुल एक पैटर्न में अरेंज होंगे, ठीक है ना, ये सारे के सारे क्रिस्टलाइन है। लेकिन इनसे अलग, इनसे बिल्कुल अलग मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। इसका एग्जांपल आप ही को याद करना है क्वार्ट्ज, और इसका एग्जांपल याद करना है क्वार्ट्ज। डिफरेंस क्या है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट करके दिखाया है। क्वार्ट्ज ये क्रिस्टलाइन का है, और क्वार्ट्ज ग्लास बोलेंगे तो ये एमोर्फस का है। क्वार्ट्ज दिखने में कैसे होते हैं, तो भाई ये घड़ियों के अंदर जो वॉल क्लॉक होती हैं उनके अंदर जो सेकंड्स की जो टाइमिंग को नोट करने के लिए, एक्यूरेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो क्वार्ट्ज होते हैं। और क्वार्ट्ज ग्लास क्या होते हैं, तो ये क्वार्ट्ज ग्लास आपके हमारे जो घरों में जो विंडो के जो ग्लास होते हैं वो क्वार्ट्ज ग्लास होते हैं, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस है। तो क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास इसका सबसे ज़्यादा और सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है जो इस्तेमाल किया जाएगा और पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, क्वार्ट्ज और एक क्वार्ट्ज ग्लास। अपने दिमाग में इमेज बनाने के लिए आप एक बार देख लो, इसे कहते हैं हम, ये आपका क्वार्ट्ज है। ये वॉचेस के अंदर जो माइक्रो सेकंड की जो टाइमिंग को एक्यूरेसी में लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि जो वॉल क्लॉक होती है उनमें जो क्वार्ट्ज ग्लास होते हैं इनको इस्तेमाल करते हैं, और उन पर लिखा भी होता है कि क्वार्ट्ज, वो क्वार्ट्ज कोई कंपनी नहीं है, वो क्वार्ट्ज असल में ये क्वार्ट्ज इस्तेमाल करते हैं माइक्रो। ये भी एक क्वार्ट्ज है, ठीक है। इसके अलावा ये भी एक क्वार्ट्ज है, ये भी क्वार्ट्ज का ही एग्जाम्पल है। और अगर आप आगे देखो तो ये जो आते हैं, दिस इज़ कॉल्ड क्वार्ट्ज ग्लास, ये क्वार्ट्ज ग्लास हैं आपके, ठीक है ना। ये विंडो में इस्तेमाल करते हैं, घरों में जो खिड़कियाँ होती हैं ना उसमें इस्तेमाल करते हैं। ये भी क्वार्ट्ज ग्लास हैं आपके, ठीक है। तो क्वार्ट्ज ग्लास अलग होते हैं और क्वार्ट्ज अलग होता है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस है, ये आपका क्रिस्टलाइन है और ये आपका क्या है, एमोर्फस है, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन और ये क्या है, अमोर्फस, ठीक है। तो आगे स्टोरी को बढ़ाते हैं। क्वार्ट्ज और क्रिस्टलाइन और अमोर्फस में जो डिफरेंस हैं वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इसके हर डिफरेंस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा ख़ास है। तो एक एक करके डिटेल में इसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है पहला डिफरेंस कि शेप क्या होती है। तो आंसर है, जो क्रिस्टलाइन है इसकी जो शेप है वो रेगुलर शेप होगी, और जो दूसरे होते हैं इनकी शेप क्या होती है, इरेगुलर शेप होती है। जो एमोर्फस होते हैं इसकी शेप क्या होती है, इरेगुलर। जैसे आपने देखा ये जो शेप है इसकी पूरी की पूरी, ये एक रेगुलर शेप है, ये पूरी रेगुलर शेप है, और ये देखेंगे तो ये इरेगुलर शेप है, ठीक है। तो ऑर्डर को देखेंगे तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और ये क्या है आपका, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसका क्या मतलब है, देखो लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अगर आप इसमें देखते हो, ये देखो, अगर आप क्रिस्टलाइन में देखते हो, क्रिस्टलाइन, तो यहाँ पर देखो ये सारा ऑर्डर में चलेगा आपका। लॉन्ग रेंज, लंबी रेंज तक देखोगे तो आपको ये ऑर्डर में दिखाई देगा, ठीक है, बिल्कुल ऑर्डर में। इसलिए इसका नाम क्या रखा था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लेकिन यहाँ अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ थोड़ी देर के लिए तो ये लगेगा आपको कि ये ऑर्डर में, लेकिन आगे ही ऑर्डर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसे शॉर्ट रेंज, थोड़ी देर में, मतलब थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगता है कि हाँ ये ऑर्डर में, जैसे हम इसको देखेंगे तो ये ऑर्डर में, लेकिन आगे जाके ऑर्डर ख़राब हो गया, तो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर का नाम बोल दिया जाता है इसको, क्या, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। तो ये एमोर्फस है, और ये क्या है आपका, क्रिस्टलाइन। ये लगता तो है कि हाँ अभी अब ऑर्डर में आ गया, लेकिन थोड़ी देर देर बाद इसका ऑर्डर बिगड़ जाता है। तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, शॉर्ट रेंज, ठीक है। तो इनमें अगला डिफरेंस की तरफ अगर हम चलें तो ये है नेचर। इसे ट्रू सॉलिड कहते हैं क्रिस्टलाइन को, ठीक है ना। इसका एग्जांपल देखो, ये रहा आपका क्वार्ट्ज, ठीक है। और इसका एग्जांपल देखो आपका, ये क्या है, क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है। तो ये ट्रू सॉलिड होते हैं, ठीक है ना, प्योर सॉलिड, कोई भी गुंजाइश नहीं पूरी के पूरे। लेकिन इसको देखो इन्होंने क्या कहा है, ये स्यूडो सॉलिड होते हैं, यानी सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। ये आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि यार ये कहाँ से क्या आ गया, ये सूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड। तो देखो
जो क्रिस्टलाइन होते हैं ये तो ट्रू सॉलिड है, इसके ऊपर तो क्या डिस्कशन है, कोई डिस्कशन नहीं, पूरे के पूरे प्योर सॉलिड। लेकिन ये क्या होते हैं, ये स्यूडो सॉलिड होते हैं। स्यूडो का मतलब होता है नकली, स्यूडो सॉलिड, नकली सॉलिड, या फिर इसको दूसरा नाम बोल देते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, इसे सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये देखो, ये मैंने मोटाई बनाई है इसकी, थिकनेस बनाई है इसकी एक ग्लास की, क्वार्ट्ज ग्लास की, जो घरों में इस्तेमाल होते हैं ना वो। आपको ये सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा कि कई साल बाद ये जो थिकनेस है, आपकी जो विंडो ग्लासेस हैं इनकी थिकनेस है, जो कि क्वार्ट्ज ग्लासेस हैं, जो कि एमोरफस हैं, इनके अंदर एबिलिटी होती है टू फ्लो स्लोली, बहुत स्लो 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 ये फ्लो करते रहते हैं। गर्मी पड़ती है ना इन पे, तो ये इतना फ्लो करते हैं कि नीचे से क्या हो जाते हैं थिक, और ऊपर से क्या हो जाते हैं ये थिन। इस तरीके से ये ऊपर से क्या हो गए थिन, नीचे से क्या हो गए थिक। ठीक है, अब बताओ क्वार्ट्ज ग्लास क्या थे, क्वार्ट्ज ग्लास आर एमोरफस, वो एमोरफस हैं। ठीक है ना, एंड एमोरफस हैज़ एबिलिटी, जो मैं लिख रहा हूँ वो बहुत खास है, हैज़ एबिलिटी, एमोरफस हैज़ एबिलिटी टू फ्लो लाइक लिक्विड वेरी स्लोली। मैं रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को, एमोरफस हैज़ एबिलिटी टू फ्लो लाइक लिक्विड वेरी स्लोली, इतना स्लो करते हैं कि 10 साल 15 साल 20 साल बाद जो गिलास आपने बिल्डिंग में ऐसा लगाया था वो गिलास नीचे से थिक हो जाता है, ऊपर से थिन हो जाता है। इस एबिलिटी को, जो कि फ्लो होती है लिक्विड की तरह वेरी स्लोली, को ही कहते हैं सूडो सॉलिड, या फिर ये दूसरा नाम बोला था इन्होंने क्या, सुपर कूल्ड लिक्विड। इसी को क्या बोला था, सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, इसको या तो आप सूडो सॉलिड बोल दो या फिर क्या बोल सकते हो, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो जो सुपर कूल्ड लिक्विड या सूडो सॉलिड है वो यही होते हैं, एमोरफस, इन्हीं को कहते हैं सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। अभी कितना खास है, तो भाई इतना खास है कि इस पे क्वेश्चन भी आते हैं इस वाले कंटेंट पे कि सूडो सॉलिड किसे कहते हैं या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड किसे कहते हैं। बहुत खास, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये देखो क्वेश्चन आया हुआ था, डिफाइन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोई डाउट ही नहीं, डिफाइन सुपर कूल्ड लिक्विड या सूडो सॉलिड, या वाई ग्लास कंसिडर्ड एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड, इसको सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं। तो जो जो सेंट्रल थीम आंसर है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ और आपको इस पर ध्यान देना है। क्यों कहते हैं, आंसर में मेन जो आना चाहिए वो क्या है, क्योंकि ग्लास आर एमोरफस सॉलिड, ग्लासेस आर एमोरफस सॉलिड। अब एमोरफस सॉलिड की खास बात क्या है, एमोरफस सॉलिड हैज़ एबिलिटी टू फ्लो लाइक लिक्विड वेरी स्लोली। ठीक है ना, तो कुल मिला के एमोरफस सॉलिड पूरी तरह से सॉलिड नहीं होते, वो थोड़े थोड़े से सुपर कूल्ड लिक्विड यानी सूडो सॉलिड, नकली सॉलिड होते हैं, वो पूरी तरह से सॉलिड नहीं होते। अगर पूरी तरह से सॉलिड होते तो वो लिक्विड की तरह क्या फ्लो नहीं करते। ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। अब जो एग्जाम में आप आंसर लिख के आओगे वो देख लो एक बार ध्यान से, ये है इसका आंसर। बिकॉज ग्लास इज एन एमोरफस सॉलिड which have tendency to flow like liquid very slowly। इन्होंने जो अंडरलाइन करा है वो भी खास है। ठीक है, ये सारा इन्होंने अंडरलाइन कर रखा है इस तरीके से, फ्लो लाइक लिक्विड वेरी स्लोली, सो ग्लास इज कंसिडर्ड एज सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा इसका आंसर आपको, पहला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट केस था ये, खत्म। अगला है ग्लास पेन फिक्स टू विंडो, इस पे भी लगा दो मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक और, ग्लास पेन फिक्स टू विंडो ऑफ ओल्ड बिल्डिंग आर इनवेरिएबली फाउंड टू बी स्लाइटली थिकर एट द बॉटम देन एट द टॉप। अब ये भी जो आपको समझाया था, ये देखो, ग्लास पेन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग पहले ऐसे लगाई थी,
20 या 25 साल बाद वो कैसी होगी, थिकर एट द बॉटम देन एट द टॉप। वो कह रहा है ऐसा क्यों, सेम रीज़न, फिर से वही रीज़न, बिकॉज ग्लास इज एन अमोर्फस सॉलिड एंड विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो लाइक लिक्विड वेरी स्लोली। इसी वजह से वो नीचे से क्या होगी, थिक, और ऊपर से क्या होगी, थिन। अगेन जो इसका आंसर है वो फिर से वही है, ये इसका आंसर है। ग्लास इज अमोर्फस सॉलिड विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो लाइक लिक्विड वेरी स्लोली, ठीक है, एंड मेक द बॉटम पोर्शन स्लाइटली थिकर। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप यहाँ से नोट्स बना सकते हो। आगे है तो इसका भी वही सेम रीजन अगर मैं लिखूँ यहाँ पर फिर से, ग्लास इज एन एमोर्फस सॉलिड, और इसमें क्या है, एबिलिटी टू फ्लो लाइक लिक्विड वेरी स्लोली। ठीक है, तो हमारे ये 2 क्वेश्चन हो गए खास, बाकी हमारे पास 8 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खास है आज के, देखते हैं कितने होते हैं। ओके, ये 2 डिफरेंस ख़त्म हो गए थे, आगे चलते हैं। अगला डिफरेंस है मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, और अमोर्फस का क्या होता है, ये सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, नॉट ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब इसका मतलब क्या होता है समझना एक बार। मान लो मैंने क्वार्ट्ज ले लिया, क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन है, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन का मैंने आपको लिख दिया कि ये जो क्वार्ट्ज है ये 75 डिग्री सेल्सियस पे मानना है, एज्यूम करना है 75 डिग्री सेल्सियस पे ये पिघलना यानी मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। दिस इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट 75 डिग्री सेल्सियस क्वार्ट्ज का। अब एक क्वार्ट्ज ग्लास है, ये क्या करेगा, ये क्वार्ट्ज ग्लास है आपका, ये इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ये कभी कभी 65 पे भी पिघलना स्टार्ट कर देता है, कभी कभी देखें 70 पे पिघलना स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी 75 पे पिघल जाता है, कभी कभी 80 पे भी पिघल जाता है। तो ये रेंज है, इतने रेंज के बीच में इन्होंने बोल दिया कि 65 से 80 के बीच में ये पिघलना स्टार्ट कर देगा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, बोल दिया ना, ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के एक रेंज दे दी, मान लो 65 से 80 की रेंज दे दी कि इसके बीच में ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या इन्होंने रेंज दी? नहीं, इन्होंने पहले बोल दिया 75 पे मेल्ट होगा, तो फिक्स शार्प। लेकिन उन्होंने रेंज दे दी कि इस रेंज के बीच में ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा। मेरे को ये बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं बता रहा, ये जस्ट एज्यूम बताया मैंने कि मान लो ये इसकी रेंज के बीच में मेल्ट होगा। ठीक है, जैसे NaCl है, इसका बिल्कुल शार्प होता है कि इस टेम्परेचर पर मान लो 115 पे NaCl मेल्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रबर है, ये कभी कभी क्या करते हैं, रबर कभी कभी ये मान लो 80 पे मेल्ट हो गया, कभी कभी ये 80 से 90 के बीच में मेल्ट हो जाता है ये। ठीक है ना, लेट्स अज्यूम। ठीक है, अब आगे देखो एनाइसोट्रॉपी। यहाँ तक आपको बिल्कुल एक्यूरेसी से समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, एनाइसोट्रॉपी देखो, ये एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। तो देखना जरा ध्यान से इसमें डिफरेंस क्या है, आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी में डिफरेंस। ये देखो, ये है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एनाइसोट्रॉपिक और यहाँ आइसोट्रॉपिक, इनमें डिफरेंस देखना। एनाइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4, यहाँ भी मैं 4 ही ले लेता हूँ। ये इस तरह से मैंने ये बना दिया, आपका पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड बना दिया। ठीक है, अब देखना ज़रा ध्यान से क्या होगा।
रेगुलर अरेंजमेंट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप एक टॉर्च यहाँ से यहाँ मारो तो ये देखो कितने मॉलिक्यूल्स के बीच में से गया है, 2 2 4 2 6 2, ठीक है। अब यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सॉलिड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। इसे इससे क्या निकालते हैं हम, किसी का भी, जिसका भी निकालना है उसको ऊपर रखना है बस। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है ना, एक NaCl का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ऐसे निकाल लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सॉलिड डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो कुल मिला के हमें यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पढ़ना है, हमें तो इतना पढ़ना है कि यहाँ अगर लाइट मारोगे तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और मिलेगा, और अगर यही लाइट आप यहाँ मारते हो तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और आएगा, ठीक है ना। यहाँ देखो 2 1 2 1 इस तरीके से है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया। इफ द वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैव डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड एनाइसोट्रोपिक। फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैव डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, DD, दिस इज कॉल्ड एनाइसोट्रोपी। अब यहाँ देखना एक बार, यहाँ पर तो पार्टिकल की कोई अरेंजमेंट है ही नहीं, यहाँ हर डायरेक्शन में ये डिसऑर्डर में है, नॉट रेगुलर। अब यहाँ से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी और यहाँ से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी वो नियरली सेम होगी। यहाँ पार्टिकल अलग हो गए ना, यहाँ तो रेगुलर हैं, लेकिन यहाँ हमारे तो ये रेगुलर नहीं थे, यहाँ तो चारों तरफ से कहीं भी रेगुलर नहीं है, तो नियरली सेम इन ऑल डायरेक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैव नियरली सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन इज नोन एज आइसोट्रॉपी, इसे कहते हैं आइसोट्रॉपिक। कौन होते हैं, एमोर्फस आइसोट्रॉपिक होते हैं, कितनी अजीब बात है। और क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। तो ये बहुत खास है जो मैंने अभी डेफिनेशन लिखाई है, बोलिए। फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैव सेम वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैव डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये होती है आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी। हालांकि हम अभी सारे जो अंडरलाइन है वो सारे करेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ कि किस किस तरह से वैल्यू को यूज़ करते हैं आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी को। देखो ये डेफिनेशन है और इसको अच्छी तरह से आप यूज़ करना। देखो ये यहाँ से है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, दैट इज सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो डिफरेंट वैल्यू। ये देखो क्या बोला है, डिफरेंट वैल्यू measured along with different direction, DD in the same crystal, ठीक है ना। तो डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो ये आ गया आपका डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन, तो ये एनाइसोट्रॉपी है। और नीचे आओ, एमोर्फस सॉलिड नो अदर, ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। इट इज़ बिकॉज देयर इज नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन देम एंड therefore value of physical property would have same along any direction, सेम अलोंग एनी डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक, ठीक है। तो ये दोनों जो थे डिफरेंस, ये अच्छी तरह से समझ लेना, और बहुत ख़ास चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएंगे आने वाले टाइम में, देखना। एनाइसोट्रॉपी इन नेचर और ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर, क्रिस्टलाइन एमोर्फस। फिर से देखो इसके बारे में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ये रहा इम्पोर्टेंट। एनाइसोट्रॉपी किसे कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, एनाइसोट्रॉपी। इसमें क्या है, सिंपल कोड, सेम वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन कॉल्ड आइसोट्रॉपी, ठीक है ना। ये क्रिस्टलाइन में होती है, ये एमोर्फस में होती है। और ये क्वेश्चन तो इतना खास हो गया था कि ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर एक्सप्लेन करो।
Yes, these are anisotropic in nature because they have different value in different direction. Any physical property like electrical resistance or refractive index have different value in different direction. Therefore, these are called anisotropic in nature. ये हो गया प्रॉपर आंसर इसका. ठीक है, और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछा था और कैसे आंसर देना है आपको. तो ये तो हो गया पूरा का पूरा एनाइसोट्रॉपी, इसकी डेफिनेशन भी होगी. ठीक है, ये सारे जो नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे आपके वही स्टडी मटेरियल में आपको मिलेंगे. ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर एक्सप्लेन. आंसर है बिकॉज सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैव डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन. एक ही बात को बार 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 बोल रहे हैं वो, तो समझ जाओ ये कितना खास है. एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट ख़त्म. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी ख़त्म. ठीक है, और आगे देखो एक बार. राइट टू डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोरफस. अभी तक हमने 5 कर लिए, कोई भी 2 लिख सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट. लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है सारे. 2 ही रह गए आपके, तो देखते हैं आगे. और इसको देखो अगला डिफरेंस, क्लीवेज प्रॉपर्टी. व्हेन कट विद शार्प एज टूल, यानी नाइफ से अगर आप काटोगे, इट स्प्लिट इनटू 2 पीसेस विद रेगुलर सरफेस. और इसको अगर कट करोगे आप शार्प एज टूल, सो इट स्प्लिट इनटू 2 पीसेस विद इरेगुलर सरफेस. क्या है इसका मतलब? तो देखो क्लीवेज प्रॉपर्टी अगर देख, क्रिस्टलाइन सॉलिड में बिल्कुल स्मूथ सरफेस कटती है, और जो सरफेस कटने के बाद जो पैटर्न रहता है वो बिल्कुल रेगुलर होगा. यहाँ पर जो स्मूथ सरफेस है वो नहीं कटेगी कटने के बाद, व्हेन कट विद शार्प एज टूल. ठीक है ना. तो डू नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी. बहुत सिंपल पैटर्न में ये कट जाते हैं. ठीक है, तो ये क्लीवेज प्रॉपर्टी थी. व्हेन कट विद शार्प एज टूल, इट स्प्लिट इनटू 2 पीसी विद रेगुलर सरफेस. दोनों की सरफेस रेगुलर होंगी. यहाँ पर इट स्प्लिट इनटू 2 पीसी विद इरेगुलर सरफेस, यहाँ ऐसा नहीं होगा. ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल सिंपल है. एंथैल्पी देखे तो इसकी डेफिनेट एंथैल्पी है और इसकी नॉट डेफिनेट एंथैल्पी है. तो ये 7 डिफरेंस है. कोई भी आप डिफरेंस एग्जाम्पल में क्वार्ट्ज NaCl, यहाँ एग्जाम्पल में क्वार्ट्ज ग्लास, रबर, और रबर के अलावा प्लास्टिक भी हो सकता है इसका. ठीक है, अब इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको और देख लेते हैं. एक क्वेश्चन है वाई, पहले ये देखते हैं, हाउ कैन यू कन्वर्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू अमोर्फस सॉलिड. तो मेरी बात को ध्यान से समझना जो भी मैं बताऊं. ये देखो, ये बताओ दिमाग में सोच के कि ये अरेंजमेंट आपको किसकी अरेंजमेंट लग रही है. ये बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट किसकी लग रही है. आप कहोगे ये क्रिस्टलाइन की लग रही है. ठीक है, अब इमेजिन करना, आपने क्रिस्टलाइन को गर्म किया. गर्म करने पर ये आपस के पार्टिकल आपस में ऑसिलेट करने लगे. और गर्म किया तो ये जो पार्टिकल हैं वो थोड़े 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 डिस्टर्ब हो गए. ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, यानी थोड़े थोड़े डिस्टर्ब हो गए. ठीक है, और इनकी शेप थोड़ी कैसी बन गई, एमोर्फस जैसी बन गई. अब देखना क्या करना है, हीटिंग एंड रैपिडली कूलिंग. इसको हीट करो, गर्म करो, ताकि पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर ले, और फिर एकदम से इसको रेफ्रिजरेटर में रख दो, रैपिडली कूल कर दो. और रैपिडली कूलिंग करने पर क्या आ जाएगा, ये बहुत जल्दी से इसकी शेप क्या हो जाएगी, एमोर्फस हो जाएगी. क्योंकि ये जो पार्टिकल है वो अपनी अपनी जगह पे चले गए, मतलब डिस्टर्ब हो गए, और एकदम से आप इसको ठंडा कर दोगे तो ये वहीं पे जहाँ पर ये दूर दूर थे वहीं पे फिक्स हो गए. यानी ये क्रिस्टलाइन से किस में बन गया, एमोर्फस में. बहुत सिंपल. तो इसका जो आंसर है वो आप कैसे दोगे, ये देखो, ये इसका आंसर है. हाउ कैन यू कन्वर्ट क्रिस्टलाइन इनटू अमोर्फस बाय हीटिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड कूलिंग इट रैपिडली. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रिस्टलाइन से अमोर्फस में कन्वर्ट हो जाता है.
ठीक है। अच्छा, अब दो क्वेश्चन आते हैं, दो क्वेश्चन खास हैं कि इसका तो हो गया आंसर, आंसर में हीटिंग एंड देन कूलिंग रैपिडली, बहुत जल्दी से कूल कर दिया इसको। अच्छा, इसका जो आंसर है ये देखो, दो तरह के क्वेश्चन है, विंडो ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग, ये देखो विंडो ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बेचारे। यहाँ पूछा गया है कि ये थिकर एट द बॉटम देन एट द टॉप, ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर है बिकॉज ग्लास इज एमोर्फस सॉलिड, इट हैज़ एबिलिटी टू फ्लो लाइक लिक्विड वेरी स्लोली। इसका तो ये आंसर है। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि पुरानी बिल्डिंग के जो गिलास हैं 25 30 60 साल बाद तक भी वो क्या हो जाते हैं, हल्के मिल्की हो जाते हैं। लगाया हमने गिलास, ये लगा दिया हमने गिलास, अभी तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ये 60 साल बाद क्या हो जाता है, मिल्की, हल्का 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 मिल्की हो जाता है ये। ठीक है, ऐसा क्यों? तो आपने देखा होगा राजस्थान में एक चीज़ खास है कि ना तो आप उसमें दिन के 12 बजे उस वहाँ की रेत में पैर रख सकते हैं, ना आप रात के 12 बजे राजस्थान की रेत में पैर रख सकते हैं। जैसलमेर, ना तो दिन के 12 बजे ना रात के 12 बजे, ऐसा क्यों? दिन के 12 बजे रेत ज़्यादा गर्म होती है और रात के 12 बजे रेत ज़्यादा ठंडी होती है। तो एक गिलास को, जो कि क्वार्ट्ज गिलास है, जाहिर सी बात है एमोर्फस है, एक गिलास को आप 60 साल तक इसी में रखोगे, जो दिन के टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्म हो और रात के टाइम बहुत ज़्यादा ठंडा हो, द प्रोसेस इज कॉल्ड एनीलिंग। एनीलिंग, ANNEALING, एनीलिंग। और एनीलिंग के होने से इसको कहते हैं कूल, हीटिंग ड्यूरिंग द डे एंड कूलिंग ड्यूरिंग द नाइट, द प्रोसेस इज कॉल्ड एनीलिंग। ऐसा होने पर ग्लास ट्रांसपेरेंट से क्या हो जाता है, मिल्की, आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, प्रॉपर आंसर देखो इसका एक बार। प्रॉपर आंसर है it is due to the heating during the day and cooling during the night. This property is due to annealing, that is the sign. It continue over a number of year, glass appear milky and acquire crystalline character. ठीक है ना, मतलब जो मिल्की होने के बाद इसने जो एमोर्फस था कुछ कैसे कैरेक्टर अप्लाई एक्वायर कर लिए, क्रिस्टेलाइन कैरेक्टर, इसने क्रिस्टेलाइन कैरेक्टर एक्वायर कर लिए आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पहले एमोर्फस था, फिर क्रिस्टेलाइन। तो कहने का मतलब आप एमोर्फस से क्रिस्टेलाइन और क्रिस्टेलाइन से एमोर्फस में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी अभी आपने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि क्या, हाउ कैन यू कन्वर्ट क्रिस्टेलाइन सॉलिड टू अमोर्फस सॉलिड? बिल्कुल, हीटिंग एंड कूलिंग रैपिडली। और ऊपर क्या करो, क्रिस्टलाइन अमोर्फस से क्रिस्टलाइन करना हो जैसे अभी हुआ, हीटिंग एंड कूलिंग रैपिडली, स्लोली, स्लोली हीटिंग स्लोली कूलिंग, स्लोली हीटिंग और स्लोली कूलिंग करें ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स, बहुत दिनों बाद ये करेक्टर आने लगेंगे क्रिस्टलाइन के। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या था, हीटिंग एंड कूलिंग इट रैपिडली, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एमोर्फस में। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल तो इसके बहुत आसान है। आपने यहाँ तक तो इतना समझ लिया कि किस तरह से इसको, जो इसकी मेन जो थ्योरी है वो ख़त्म होगी, कल की क्लास में है वो, और भी जो खास है हम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड वगैरह वगैरह। तो आगे देखो एक बार, इसमें जल्दी से अंडरलाइन और करो कौन कौन से क्वेश्चन हमारे रहते हैं और जो हमें करने हैं। अपनी एनसीईआरटी में आप पेज नंबर निकाल लो
जहाँ से हम इसको अंडरलाइन कर पाएँ हमने कितना क्या सीखा है। ओके, ये सारा जो अंडरलाइन करना है आपको, ये सारा का सारा डिफरेंस अभी अभी हमने किया है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर रेगुलर पैटर्न होता है किसमें, क्रिस्टलाइन में। NaCl इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्वार्ट्ज भी इसका एग्जांपल है। एमोर्फस में क्या होता है, जिसको नो फॉर्म कहते हैं, कोई जिसकी फॉर्म नहीं होती उसे एमोर्फस कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ इरेगुलर शेप, ओके, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन का है, लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास एमोर्फस का एग्जांपल है, ओके। ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ठीक है, ग्लास रबर प्लास्टिक, ग्लास रबर प्लास्टिक आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ एमोर्फस सॉलिड है। और इसके अलावा ये देखो, ये डेफिनेशन है सुपर कूल्ड लिक्विड की है, सूडो सॉलिड की। लाइक लिक्विड, amorphous solid have tendency to flow though very slowly, therefore sometimes they are known as pseudo solid or supercooled liquid। ये उस क्वेश्चन का आंसर है। ग्लास पेन फिक्स टू द विंडो और डोर ऑफ ऑल बिल्डिंग आर इनवेरिएबली फाउंड टू बी स्लाइटली थिकर एट द बॉटम देन एट द टॉप। और इसका आंसर क्या है, दिस इज बिकॉज द ग्लास फ्लो डाउन वेरी स्लोली एंड मेक बॉटम पोर्शन स्लाइटली थिकर। आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक अभी भी पढ़ी थी हमने, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, DD एनाइसोट्रॉपी, और सेम इन ऑल डायरेक्शन, SD आइसोट्रॉपी हो गया। ये डिफरेंस हैं जो अभी अभी हमने किए हैं, ठीक है ना, सारे डिफरेंस। इसके अलावा ये 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, वाई आर सॉलिड रिजिड, ये रिजिड क्यों होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, वाई डू सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है, ये इसका आंसर है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स आर प्रेजेंट और कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड हैव फिक्स्ड पोजीशन देयरफॉर दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है, ये इसका आंसर है। अच्छा, क्लासीफाई करो इन सभी को क्रिस्टलाइन और अमोर्फस में, इसे आप अपने हिसाब से कर लो, आपको पता भी लग जाएगा कि कैसे कैसे एग्जाम्पल आने वाले हैं आपके क्रिस्टलाइन के, तो ये अपने आप कर लेना। अच्छा, वाई इज ग्लास कंसिडर्ड एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड, ये हो चुका है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, इसको भी आप लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव सेम अलोंग ऑल डायरेक्शन, बस मुझे ये बता दो ये क्या है, सेम इन ऑल डायरेक्शन, बताओ ये क्या है। ये आइसोट्रॉपी है। आइसोट्रॉपी किसकी होती है, अमोर्फस की होती है, ठीक है, और अमोर्फस की है। तो अब उन्होंने क्वेश्चन किया कमेंट ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड, बताओ कैसा है, तो तुम कहोगे अमोर्फस सॉलिड है। फिर वो कह रहा है वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्या अमोर्फस क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करता है, आप कहोगे नो, अमोर्फस डू नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके कटने के बाद शार्प एज टूल जैसे नाइफ से काटने के बाद उसकी इरेगुलर सरफेस आती है, तो कौन शो करता है क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन आपकी कौन सी शो करता है, क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि उसको जब आप कट करोगे व्हेन कट विद ए शार्प एज टूल लाइक नाइफ, तो आपको क्या मिलेगी, रेगुलर सरफेस मिलेगी, ठीक है, तो वो आपका क्रिस्टलाइन है। तो अभी इनका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड, तो आप कहोगे अमोर्फस सॉलिड। वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, आप कहोगे नो, अमोर्फस सॉलिड डू नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ तक का जो पोर्शन था आपका ये हो गया आपका ख़त्म। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड का सफ़र यहीं तक था, यहीं तक ख़त्म हो गया ये। तो अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो क्लासिफिकेशन है यहाँ से शुरू करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फर्स्ट वीडियो के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। थैंक यू, टेक केयर।